हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पॉटलाइट प्रयागराज में, जिसमें आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ हेल्थ मैटर्स का पहला एपिसोड, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज प्रयागराज की प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर ऑफ स्टार क्लिनिक डॉक्टर कुसुमलता से। इन्होंने अपनी एमडी पीडियाट्रिक्स भारत के प्रसिद्ध मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से की हुई है। डॉक्टर कुसुम, अपने बारे में आप कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कुसुमलता है। मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से की है और उसके बाद फिर मैं प्रयागराज सेटल हो गई। प्रयागराज में मैं अपनी सेवाएं अभी तक नाजरत हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में दे चुकी हूँ और उसके बाद मैंने अपनी क्लिनिक सेटअप की है। डॉक्टर कुसुम, बच्चों में पहली और दूसरी कोरोना वेव में हमें बच्चों में क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं? अभी तक कोरोना के लक्षण जो बच्चों में मिले हैं वो कुछ तो ऐसे हैं जो कि अडल्ट्स में और बच्चों में सिमिलर है, जैसे कि खांसी हो गया, जुकाम हो गई, गले में दर्द हो गया या बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ। ये सिम्टम तो बच्चों में और अडल्ट्स में सेम है। कुछ कुछ सिम्टम्स बच्चों में अलग है, जैसे कि दस्त हो जाना, उल्टी हो जाना। अराउंड 20 से 30% बच्चों को उल्टी और दस्त था, जो कि बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा बच्चों में कुछ 2-3 हफ्ते बाद, कोरोना के 2-3 हफ्ते बाद रैश आ जाना शरीर पर, जैसे कि जिसको बोलते हैं पित्ती या कुछ लोग उसे दाफड़ भी बोलते हैं, या फिर आँखों में लालीपन आना या फिर मुंह में छाले आना। ये सब लक्षण भी देखने को मिले हैं। कुछ कुछ केसेस में सांस फूलना या छोटे बच्चों में बोलते हैं पसली चलना, इतना कॉमन नहीं है पर कुछ कुछ बच्चों में पाया गया है। हालांकि बड़ों के मुकाबले बच्चों में कोरोना वायरस ज़्यादा सीवियरिटी कम होती है। बच्चों में हल्का सिर्फ खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त होके रह जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी पसली चलती है या फिर जिनको भर्ती होना पड़ता है या किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादातर ये वही केसेस होते हैं या तो उनमें प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो, मतलब बच्चे को खान पान ही ठीक से नहीं दिया गया है। कोरोना की थर्ड वेव बच्चों के लिए ज़्यादा घातक बताई जा रही है। उससे बचने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें बचाव, तीसरी वेव से बचाव के लिए बेसिकली सबसे मेन चीज़ तो कि बच्चों को घर से बाहर ही नहीं निकलने देना, और अडल्ट्स को भी घर से बाहर तभी जाना चाहिए जब बहुत ही ज़रूरी हो। हमें ये जज करना है पहले से कि क्या ये काम इतना ज़रूरी है कि नहीं, कोरोना भी हो जाएगा पर मुझे ये काम करना ही है। जी। पहली चीज़ तो है कि हमें घर से बाहर व्यर्थ में नहीं निकलना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि घर से बाहर यूजुअली बच्चों को तो घर से बाहर कुछ काम ही नहीं है। बच्चों का सब स्कूल भी बंद है और उनको पार्क वगैरह भी नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि पार्क भी एक तरह से कैरियर का काम करता है। पार्क में झूले होते हैं, उसी झूले को हर बच्चे हाथों से छूते हैं, और ये बच्चों को हैंड हाइजीन का भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। बच्चे उसी को हाथ को मुंह में डालते हैं, उसी से नाक पोंछते हैं, उसी से झूले पे टच कर रहे हैं या स्लाइड पे टच कर रहे हैं, तो ये एक तरह से इन्फेक्शन का स्रोत बन जाता है। अच्छा, अब बात आती है मास्क की। बड़े बच्चे तो मास्क पहन लेंगे, पर छोटे बच्चे कैसे मास्क पहनेंगे, स्पेशली 2 साल से छोटे बच्चे। तो WHO के अकॉर्डिंग, WHO कहती है कि 2 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनाना मतलब फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जी। पहली चीज़ तो कि बच्चे मास्क पहनेंगे, उस मास्क को उतारेंगे बार बार, उससे हाथ कंटामिनेट होंगे, और दूसरा है कि बच्चे फिर उसको खुद ही उल्टा करके पहन लेंगे, तो इससे बच्चे को फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो सकता है। उसी हाथ को से मास्क को टच करेंगे, उसी हाथ से मदर को टच करेंगे, फादर को टच करेंगे, अपने मुंह में हाथ डालेंगे। इसलिए WHO कहती है कि छोटे बच्चे लेस देन 2 ईयर में को मास्क पहनाना ज़रूरी नहीं है। अब 2 से 5 साल के बच्चे के लिए गाइडलाइन है कि वो पेरेंट्स की देखरेख में मास्क पहने, और 5 साल से बड़े बच्चे मास्क पहन सकते हैं जैसे कि एडल्ट्स पहनते हैं, ऐसे वो
आराम से मास्क पहन सकता है। स्तनपान कराने वाली महिला संक्रमित हो जाती है तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं जी और बच्चे को दूध पिला सकते हैं या नहीं। देखिए, बात ऐसी है कि जब हमें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के 2-3 दिन बाद हमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं हल्का सा, उसमें भी हम ऐसे रहते हैं कि कुछ हुआ है या नहीं, मतलब हल्का सा कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और जब प्रॉपर सिम्टम आते आते 5 दिन हो चुके होते हैं जी और सिम्टम आने से पहले ही हम वायरस फैला चुके होते हैं। जी तो मतलब अगर एक महिला स्तनपान कराती है तो बच्चा तो उसी के पास रहता है हमेशा ज़्यादातर, तो बच्चे को चांसेस है कि पहले ही इन्फेक्शन दे चुकी हो। जी उसके बाद सिम्टम आते हैं, सिम्टम के 1-2 दिन बाद उन्हें लगता है कि शायद ये कोरोना तो नहीं है, 1-2 दिन बाद टेस्ट कराते हैं, तो पूरे प्रोसेस में 5 से 7 दिन बीत चुके होते हैं और वो तब तक बच्चे को इन्फेक्शन दे चुके होते हैं। जी जब उनको पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है, तब जाके वो बच्चे को अलग करते हैं। तो पहले ही बच्चे को इन्फेक्शन मिल चुका है और तब जाके वो बच्चे को अलग करेंगे, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जी आप बेसिकली क्या होता है कि जब इन्फेक्शन होता है उसके 7-8 दिन बाद मदर के शरीर में एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है, जो कि दूध के थ्रू बच्चे को मिलती है। तो बच्चे में वायरस तो जा चुका है। केसेस में होता है कि चलो ठीक है, शायद इन्फेक्शन से बचा हुआ होगा अभी तक, तो उस केस में क्या करना है कि माँ अपनी पूरे प्रॉपर मास्क पहनेगी, हम्म हाथ बार बार सैनिटाइज करेगी या धोएगी, बार बार हाथ धोएगी हम्म, और स्तनपान कराती रहेगी। जी मिल्क के थ्रू, दूध के थ्रू कोरोना वायरस बच्चे को नहीं फैलता है। जो फैलना होता है वो मुंह से, नाक से ही फैलता है, इसलिए मास्क अगर प्रॉपर पहन के रखेगी, हैंड हाइजीन अच्छे से ध्यान रखेगी, हाथ हम्म, साफ रखेगी, तो बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। जी स्तनपान कराने वाली महिला जिसने वैक्सीनेशन कराया हो उसे कुछ दिन के लिए स्तनपान कराने से रोक देना चाहिए या फिर वो कंटिन्यू करना चाहिए? ब्रेस्ट फीड कराने या स्तनपान कराने वाली महिला सेम डे और कुछ घंटे या तुरंत ब्रेस्ट फीड करा सकती है। ये कुछ कुछ जगह पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 14 दिन के लिए दूध नहीं पिलाना है या कुछ घंटों के लिए दूध नहीं पिलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जी स्तनपान कराते ही तुरंत भी माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अभी सारी गाइडलाइंस में आ गया है कि जो वैक्सीन है इंडिया में जो लग रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जी दोनों प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ले सकती हैं। जी कुछ कुछ सेंटर पे कुछ माओं का मेरे पास कॉल आया कि हमें वैक्सीनेशन सेंटर पे बोला गया है कि 14 दिन तक आपको दूध नहीं पिलाना है। जिन्होंने मुझे कॉल कर लिया उनको तो मैंने बता दिया कि आप जी दूध पिला सकते हैं, पर ऐसी कुछ काफ़ी सारी महिला होंगी जिनको बताया गया होगा कि आपको 14 दिन तक दूध नहीं पिलाना, जी और वो 14 डेज के लिए, 14 दिन के लिए दूध नहीं पिलाएंगी तो उनका दूध होना ही बंद हो जाएगा अल्टीमेटली। ओ तो ये अफवाह है, ये मिथ है। हम्म ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिला को कंटिन्यू रखना चाहिए। महामारी के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान जो हम रेगुलर इम्यूनाइजेशन कराते हैं यानी नियमित टीकाकरण, क्या वो हमें कराते रहना चाहिए या उसमें हमें कुछ बदलाव लाना चाहिए? देखिए, जो ऑलरेडी टीकाकरण लगता है बच्चों को, जैसे कि खसरा हो गया या डिफ्थीरिया जिसको गलघोंटा भी बोलते हैं, जी या टेटनस हो गया, ये बहुत जानलेवा बीमारी है। जी तो हमें जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है, नॉर्मल रूटीन इम्यूनाइजेशन है, वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। जी ठीक है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते आगे पीछे चलता है, पर कुछ कुछ लोग हैं कि 6-6 महीने तक उसको डिले कर देते हैं, ये सही नहीं है। जी क्योंकि बच्चों में कोरोना वायरस इतना सिवियर नहीं हो रहा है, इतना घातक नहीं है अभी भी, हम्म पर ये जो खसरा है, डिफ्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, ये ज़्यादा घातक है। तो जी इसलिए हमें जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो कंटिन्यू रखना चाहिए।
बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहे इसके लिए हमें उनके खान पान में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए या फिर उन्हें क्या खाने से रोकना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे? देखिए, अच्छी इम्यूनिटी रखने के लिए बेसिकली हमें कुछ बेसिकली 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो अच्छा भोजन, जी। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज। अच्छा भोजन मतलब पौष्टिक भोजन, जी। जिसमें फल, सब्जी, हुँ। दही, दूध सब इंक्लूडेड हो। जी। फल में ज़्यादातर जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, हुँ। उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे कि मौसमी हो गया, हुँ। या नींबू पानी आप पी सकते हैं, लेमन में भी विटामिन सी अच्छा होता है। तो ये सब फलों में विटामिन सी ज़्यादा होता है और इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों को जंक फूड से दूर रखना है, स्पेशली पैंडेमिक के दौरान मदर घर पे रहती है, घर के सब मेंबर घर पे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जी। किचन भी साथ साथ हमेशा चल रही है, जी। मदर किचन में कुछ पकवान बनाती रहती है। जी। तो ये बेसिकली जंक फूड जो है बढ़ गया है। हुँ। पर हमें फोकस रखना है कि हेल्दी खाना बच्चों को देना है। जी। हेल्दी खाने में जो भी घर में बनता है, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल, हुँ। चावल, सारी सब्जी जो भी घर में बनती है बच्चों को खिलानी चाहिए। कुछ कुछ मिथ भी बहुत है, हुँ। जैसे कि फ्रूट्स को लेके स्पेशली, या दही को लेके, कि बच्चे को अगर मैं केला खिलाऊंगी, हुँ। माँ हुँ। बहुत सारी माँ आती बोलती है कि बच्चे को मैं केला इसलिए नहीं खिलाती कि उसको खांसी हो जाती है, जी। या बच्चे को दही इसलिए नहीं खिलाती कि खांसी हो जाती है। स्पेशली ठंड में दही नहीं खिलाते। दही हाँ। दही हमारे पाचन तंत्र के लिए, पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं, जी। इसलिए दही को भी लेना ज़रूरी है। ओके। दूसरी चीज़ है अच्छे भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। हुँ। जैसे कि जो भी हम खाते हैं वो शरीर में तभी लगता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जी। या भूख भी बच्चों को कुछ मदर्स आती है बोलती है कि बच्चे को तो भूख ही नहीं लगती है, जब बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, हुँ। हुँ। मैं कुछ भी बनाऊँ खाता ही नहीं है या थोड़ा सा खाता है। तो बेसिकली बच्चे को भूख लगने के लिए भी उसकी बेसिकली हमारे शरीर में होता है कि जितनी हम एक्टिविटी करते हैं उतनी ज़्यादा भूख लगती है, हुँ। जितनी हमारी कैलोरी बर्न होती है, मतलब जितना हमारा अभी तक जो खा चुके हैं वो अच्छे से पच जाता है तभी भूख लगती है। तो हुँ। उसके हुँ। लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप कह रहे हैं कि घर में रहना है और एक्सरसाइज भी करना है, घर में रह के जी। एक चार दीवारी में रह के कैसे एक्सरसाइज करेंगे? तो आप घर में भी रह के एक्सरसाइज करा सकते हैं बच्चे को, जैसे कि योगा हो गया, या फिर छत पे आप बच्चे को दौड़ा सकते हैं। हुँ। पर हाँ, उसके साथ साथ बच्चे आपको देख के ही सीखते हैं, आपको देख के ही करेंगे, उसके हुँ। साथ हुँ। साथ हुँ। आपको भी दौड़ना पड़ सकता है जो कि आपके लिए भी अच्छा है। हुँ। हुँ। तो आप सिंपल कोई गेम खेल लीजिए, पुराने ज़माने में जो खेलते थे, तो वो सब गेम में आप बच्चे को भी बिज़ी करिए और उससे फिज़िकल एक्टिविटी ताकि बच्चे की होती रहे। जी। उसी से बच्चे को भूख लगेगी, बच्चा खाएगा और स्वस्थ रहेगा। जी। तो अभी तक हमारे देश में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 18 प्लस लोगों के लिए है। तो 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है? इसके बारे में आप कुछ बता पाएँगे? अभी तक हमारी जो लेस देन 18 ईयर में वैक्सीनेशन ट्रायल पे चल रही है। जी। मतलब जो कोवैक्सीन का को रिकमेंडेशन मिल गया है फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। पहले होता है फ़ेज़ 1 ट्रायल, वो तो एनिमल्स में होता है, एनिमल्स। जी। वो हो चुका है वैक्सीन का। हुँ। हुँ। फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 ट्रायल ह्यूमन्स पे होता है। तो अभी तक जो भी ह्यूमन्स पे मतलब आदमी लोगों ह्यूमन पे जो ट्रायल बड़े लोगों में हुआ है 18 ईयर से प्लस में, अभी ट्रायल कोवैक्सीन का लेस देन 18 ईयर में चल रहा है। और उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% जो वॉलेंट्री पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, बेसिकली हुँ। हुँ। 50% वॉलेंट्री पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर्स के बच्चे हैं। जी। उसका
जो भी रिजल्ट आता है, क्या अप्रूवल होता है या नहीं लेस देन 18 में, हम्म। ये हमें कुछ महीनों बाद ही पता चल जाएगा। डॉक्टर कुसुम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हमें और उम्मीद है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। अब आप हमें ये बताइए कि अगर किसी को अब तक पहुँचना हो तो वो आपको कहाँ संपर्क करे? मेरा क्लिनिक है जॉर्ज टाउन में, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में। वहाँ पे मैं सुबह में 10 बजे से शाम के 8 बजे तक अवेलेबल रहूँगी।